Good evening. So many people have come back today after that traumatic questions of NPO. Projectors का बंद है. कनेक्टर झाला होता. करता येईल नाही तर का. ह्याच्यात काय अपडेट आले का? अरे वो ICAI की एग्जाम के वजन के तले इतना दबी हुई है, तुम उसके ऊपर और क्या नोट्स डाल रहे हो. इधर आईपैड कनेक्ट नहीं हो रहा है. कौन था वो वाह वाला? पीछे से आवाज है, मेरे को वाह बोल रहा है. तुमको पता है मैं ऑल द वे घर से इधर तक कैसे भी लेक्चर के लिए आया हूँ. खायला कनेक्टर वरती तर कनेक्ट होणारच ना. द ट्रेड ऑफ चकना.
अच्छा, तुमको लगता है फाइनल अकाउंट में वैसे क्वेश्चन नहीं होते हैं जैसे एनपीओ में होते हैं? तुमको लगता है कि फाइनल अकाउंट में वैसे क्वेश्चन नहीं होते हैं जैसे एनपीओ में होते हैं? फाइनल अकाउंट के मेरे क्वेश्चन करने के बाद में तुमको लगेगा कि एनपीओ बहुत बड़ा सिंपल था। अच्छा, वी आर नॉट गोइंग टू हैव दोस यूट्यूब लाइव सेशंस टुमारो एंड डे आफ्टर. Instead, we'll be having it on Thursday and Friday. Right? परसों पाड़वा है, पाड़वा सेलिब्रेट करो. क्या सेलिब्रेट सर? सेलिब्रेशन ही हमारी जिंदगी में से डिलीट हो चुका है सर. अभी जा, अभी जा, ए स्क्रीन अभी जा. आ गई. आता इथं पण रोज कनेक्टर्स लागेल याचा अर्थ. अवघड आहे. पण रोज चालू असताना मध्येच कसं काय होतं? काय पॉइंट? कैश फाइल्स. ठीक, ओके. चलो, क्योंकि दुकान खुल चुकी है, लग चुकी है, तो अब दुकान खोलते हैं. इथं स्टार्ट करावं लागेल ना? Solved every question. Very good. हो गया पूरा सॉल्व. फाइनल अकाउंट्स, द थर्ड मेजर चैप्टर of your CA Foundation syllabus. After that, we'll be moving on to some Chuchpunja chapters in the form of rectification, BRS, depreciation, inventories. No, but those 4 chapters put together is 25 marks. These 3 chapters put together is 30. 25 to 30 marks. NPO, partnership and final account. मतलब 25 उधर 25 इधर. आज तो ऐसे ही बन गए सर. अकाउंट्स जितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है उतना रुलाने वाला भी है. अगर इसको स्कोरिंग साइड पे फोकस में रखोगे कि हमारी नैया पार कराने वाला कौन सा सब्जेक्ट, तो अकाउंट्स शुड बी लाइक दैट. क्योंकि अकाउंट्स में 70-80 निकालना आसान है. लॉ में कोशिश करके दिखा दो सर. 50 आ जाने दो सर. अबे इतने इल कॉन्फिडेंट बच्चों, कल इतना तुमको मैं ज्ञान पेल के गया, क्या ही फायदा हुआ उस ज्ञान का? परसों था. अच्छा, एक दिन का गैप आ गया बीच में. ओ, अब समझ आई मेरे को. हाँ, ब्रेक नहीं आना चाहिए सर. शायद 4 दिन का ब्रेक आ सकता है. शायद 4 दिन का ब्रेक आ सकता है. फ्रॉम थर्सडे टू संडे. अच्छा, SM सर महाबलेश्वर जा रहे हैं, बता दिया उन्होंने.
Probably there will be no lectures from 23rd to 26th. 23rd, 24th, 25th, 26th. These 4 days probably there will be no lectures. I'll give you the confirmation on this tomorrow in tomorrow's sessions. SM sir ने independently उनका decision ले लिया होगा, right? अगर suppose off नहीं होते हैं lectures तो in that case those will be filled. Don't worry, right? पर अगर off हुए तो सारे off होंगे एक साथ, right? And there is a high probability of 4 days की छुट्टी. घर वालों को जाके सिर्फ बताओ कि 4 दिन को छुट्टी देने वाले. अबे क्या करोगे तुम घर पे? क्या ही जरूरत है तुमको अब छुट्टी देने की? हो गया ना, तुमने अब छुट्टियों में क्या कारनामे किए हमने देख लिए. तुमको थोड़ी ना जरूरत है. रुक मैं फोन करती हूं टीचर को. काहे छुट्टी दे रहे हो इनको? नहीं, तुमको काम दे के जाएंगे, तुम चिंता मत करो. एनीवेज वी आर गोइंग टू हैव दोस 2 सेशंस, राइट? हाँ, वो थोड़ी छोड़ूंगा मैं. एनीवेज what we talked about till day for yesterday was about the not for profit making organizations, whereby we were preparing the income and expenditure account, we were preparing the receipt and payment account, we were preparing the balance sheets for them. We did 4 different types of questions. In one of the question we prepared the receipt and payment account. In one of the question we prepared income and expenditure and balance sheet. In one of the question we prepared opening and closing balance sheet. In the last question we prepared the income and expenditure and balance sheet based on the trial balance. When it comes to the final account, one thing is good. Source simple है, clear है. क्या बनाना है लगभग फिक्स होता है. मतलब यहां वो देखने के बाद अच्छा रिसीट पेमेंट, ओ मतलब कैश बेसिस. अच्छा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओहो मतलब अक्रूवल. अच्छा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये मुझे नहीं आता. सो there's always a kind of thing. When it comes to the NPO का question, some twist or turn can keep coming. पर फाइनल अकाउंट में एटलीस्ट ये वाले ट्विस्ट टर्न नहीं होते. आ सकते हैं इन दी एडजस्टमेंट. पर सच बोलूं, बेचारे अच्छे बच्चे होते हैं इनके एडजस्टमेंट्स ना फाइनल अकाउंट के. सिंपल एडजस्टमेंट होते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, गुड्स डिस्ट्रॉयड, आरडीडी. सिर्फ ये करेक्ट सीक्वेंस में दिए हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती. जब इनका सीक्वेंस पलट जाए ना, मतलब हम पहला एडजस्टमेंट कर लिए, दूसरा एडजस्टमेंट कर लिए और तीसरे एडजस्टमेंट में दिया हो सेकंड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड फॉर द डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 2% ऑफ द डेटर्स एंड देयर इज एन further bad debt of 5,000. Very good. कोई नहीं. Balance sheet, asset side, debtors, less further bad debt 5,000, less provision for doubtful debt 2%, outer amount column, balancing figure, P&L account, debit side, 2 bad debts, new RDD, new bad debt, old bad debt, minus old RDD, outer amount column, खत्म. ऐसा एडजस्टमेंट खत्म किया. और चौथा नंबर एडजस्टमेंट, the debtors include rupees 5,000 receivable from Kareem to whom 2,000 is payable. खत्म. अबे ये पहला का नहीं बताए थे? हमरा तो डेटर्स का हो गया ना. सो that is where final account troubles us. Alright. या फिर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मशीनरी 5 लाख रुपए. हमने बाकी पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट एडजस्टमेंट ही पढ़ते हैं हम लोग. Provide depreciation on machinery at the rate of 20% per annum on the original cost. Very good, कोई दिक्कत नहीं. Balance sheet, asset side, machinery 5 lakh rupees, less depreciation 20%, 1 lakh, outer amount column 4 lakh, P&L account debit side to depreciation on machinery 1 lakh rupees. और फिर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखा होता है प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन 2 लाख. कौन बोला तुमको प्रोविजन बनाने को?
हम कर रहे थे ना डेप्रिसिएशन को टैकल, किया ना, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किए ना, हमारा बैलेंस शीट 2 लाख से टैली को नहीं हो रहा है. सो every time you misread the question, try to understand what I'm trying to highlight. Sarcasm apart, fun apart. Every time you try to tackle the final account ka question, still the final account ka balance sheet does not tally. What is the reason behind that? The major reason behind that is you have not started with the reading of the question, or if you have read the question, you have not read it properly. So final account is a topic where the reading of question thoroughly and carefully is of utmost importance. One single mistake, one single point, if you are miscalculated, your balance sheet may tally afterwards. But you may not get the marks for that tallied balance sheet also. Why? You have completely missed out on some item. Or one single item missed in the total trial balance ka items, your balance sheet does not come to the tallying point at all. Or if you have given the wrong effect of one of the item, in that case, again, you keep searching for what has gone wrong. And for that purpose, what is of the most necessary thing here is to follow the process of solving the question. As far as the concepts of final account are concerned, what concepts I started with when we started with NPO, the same concepts apply here. We have to comply with the accrual concept. We have to comply with the matching concept. We have to follow the cost concept. We have to follow the realization concept. We have to follow the matching concept. But along with that, we'll also be required to follow what? The business entity concept. What is that business entity concept? That owner and business are the separate identity for accounting purpose. Why is it necessary? I hope you remember it very clearly. Goods withdrawn by proprietor were debited to traveling expenses. Goods withdrawn by proprietor were not recorded into the books. Goods withdrawn by the proprietor were recorded as the sales into the books. And as a result of that, you have to do the rectification. To comply with what? The business entity concept. Because if the proprietor, if the owner is withdrawing any goods from the business, such goods should be debited to his drawings account and not to the expense of the business. उसका पर्सनल खर्च है, वो बिजनेस के खर्च में ऐड नहीं कर सकते हैं. इसीलिए वी पास द एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. There were the creditors of rupees 20,000 remaining unrecorded. If you have not recorded the creditors, means you have not even recorded the purchase from creditors. It cannot be a one-sided thing. There is a sales of rupees 25,000 recorded as a purchase in the books. You have to adjust both purchases as well as sales. But you are not supposed to adjust only the purchase and sale, but you are also supposed to adjust the debtors as well as creditors. क्यों? अगर आपने परचेज को सेल करके रिकॉर्ड कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने क्रेडिटर्स को क्रेडिट करने के बजाय डेटर्स को डेबिट कर दिया. तो आपके डेटर्स कम होंगे, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, सेल कम होगी, परचेज बढ़ेगी. कहां से पता चल रहा है? By the base concept of accounting entry. So final account primarily starts with the rectification of errors. If there are any errors found
During the process of preparing the books of accounts, it is the responsibility of the accountant before preparing the final account, he should get all those errors rectified. जो फाइनल अकाउंट्स हम लोग बना रहे हैं, उन फाइनल अकाउंट्स में किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने हर मिस्टेक का रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है। और हमेशा याद रखिए कि आप जब कभी भी किसी एरर को रेक्टिफाई करते हैं तो उसके हमेशा दो इफेक्ट आएंगे। सर पर अगर सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्ट हो रहा होगा तो दूसरा सस्पेंस होगा। सस्पेंस मतलब कैपिटल होगा या नहीं? Because the balance of suspense account is always transferred to capital account of the business. That's point number one. Point number two, which we tend to forget many a times, that when we are preparing our final accounts, such final accounts are prepared using the different kind of adjustments. कहां से आती हैं adjustments? क्यों आती है adjustments? आप अगर फाइनल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अगर किसी पर्टिकुलर डेट का बना रहे हो, सपोज आपने ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट बनानी है, does not mean it is exactly prepared on 31st of March 2023 कि 31st of March 2023 को फाइनेंस डिपार्टमेंट को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। नहीं, पहले फाइनल अकाउंट बनाओ, जब तक बैलेंस शीट नहीं बनेगी तब तक तो तुमको बाहर भी नहीं जाने देंगे बेटा, वॉशरूम भी अलाउड नहीं तुमको। हमारी बैलेंस शीट देख के जाओ। डोंट डू समथिंग लाइक दैट। When we are preparing the financial statements as on 31st of March of 2023, it uses the balances of different accounts as on the given date, up till that particular date. But after the given date, we may come across certain kind of transactions which include the impact on the incomes, expenses, assets or liabilities of the balances prior to 31st of March. आपने 31st मार्च तक के जितने इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास आए थे उसका पेमेंट कर दिया, उसके लिए आप एंट्री पास करते गए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू यूपीआई अकाउंट, व्हाटसोएवर मेथड इन विच यू हैव पेड दोस। ये एंट्रीज तो हो गई आपकी। पर माइंड वेल माय डियर फ्रेंड्स, 31 मार्च के बाद आपके पास इनवॉइस आता है महावितरण, महाडिस्कॉम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एमएसएमई का इनवॉइस आता है, देयक क्रमांक बिल नंबर, देयक दिनांक बिल डेट, and within that they include the period of the electricity usage, electricity consumption. Electricity consumption था 31 मार्च तक का, हमको बिल आ रहा है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल तक हमको पता ही नहीं था कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, राइट? पर अब अगर आपको 10 अप्रैल को बिल आ रहा है तो क्या आप उसे 10 अप्रैल को ट्रीट करोगे ये हमारा 10 अप्रैल का खर्च है? कंजम्पशन तो आपका 31 मार्च पे खत्म हो गया था। So you need to provide for that outstanding expense. ये आपको 31 मार्च को पता नहीं था, आपको 10 अप्रैल को पता चला, तो आपको इस इलेक्ट्रिसिटी के खर्च को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट करना चाहिए या नहीं? आपने इंश्योरेंस कंपनी को लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट के अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, आपने प्रीमियम पे किया था 1 जनवरी 2023 को फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 31 मार्च पे आ गए हम लोग, और 31 मार्च को हमारे अकाउंट रिव्यू करते समय हमको रियलाइज हुआ अभी इनको तो 12 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है हमने, अब तक तो हमने 3 ही महीने यूज किया, बाकी 9 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम तो अब तक के लिए हमारे लिए
खर्च ही नहीं है, तो देयर इज अ प्रीपेड इंश्योरेंस और नॉट, दैट नीड टू बी एडजस्टेड और नॉट। हम जब तक असेट्स की क्लोजिंग वैल्यू को रियलाइज नहीं करते हैं तब तक हम लोग उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, और जब तक डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे डिप्रिसिएशन चार्ज कहां से करेंगे? Now at Ekatvam, we are having the assets in the form of classrooms, we are having the assets in the form of air conditions, we are having the assets in the form of projectors, acoustics, computers, laptops, furniture. इन सारे assets का एक बार असेसमेंट करना जरूरी है या नहीं? ठीक है, एकत्वम बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, देयर आर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हु नीड टू एक्चुअली चेक के assets अवेलेबल है या नहीं. They maintain a register called as dead stock register. That is nothing but fixed asset register. और वो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर के हिसाब से चेक करना होता है कि आपके पास एसेट्स कौन सी हैं. मुझे याद है जब हम लोग ARAI का ऑडिट कर रहे थे, ARAI नहीं सॉरी सीडैक बैंगलोर का ऑडिट कर रहे थे. सीडैक बैंगलोर का ऑडिट करते समय उनकी कैंटीन भी उनकी खुद की थी. हम लोग कटोरे चम्मच भी चेक कर रहे थे. हाउ मेनी वाटीज दे हैव, हाउ मेनी स्पून्स दे हैव, हाउ मेनी प्लेट्स दैट दे हैव इन द फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर. यस ऑफ कोर्स, उसमें तो हमको फ्रॉड भी मिला था. हाँ, इनवॉइस आए थे, कटोरे चम्मच आए नहीं थे. बहुत जबरदस्त फ्रॉड पकड़ा. वो बंदा तो इतना होशियार निकला, वो हमसे चेक करवाता कि सर ये देखो 50 प्लेट्स, मैं अगला लॉट लेके आता हूं. हम वो 50 गिनते, उतने में वो दूसरा 50 का लॉट लेके आता, फिर ये ले जाता. सर ये मैं रख दूं जगह पे? हाँ ठीक है रख दो. फिर यही 50 वापस सेकंड 50 के लिए लेके आता. हमने कहा ये क्या कहानी चल रही है भाई, तू घुमा घुमा के लेके आ रहा है. तो कहीं से वो हमारे ये लोग ना मतलब निशान लगाते हैं उसके ऊपर. तो हुआ यूं कि वो लॉट वाइज निशान लगते थे कि पहले के लॉट को अलग कलर लगाएंगे, अगले वाले लॉट को अलग कलर लगाएंगे एंड ऑल दैट. तो ये जब हुआ तो हमने कहा यार सेम निशान वापस आ रहे हैं. और तब पता चला कि लगभग उस पीरियड में, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ 1999, उस समय पे इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए का घपला किया हुआ है बर्तन में. 2 लाख रुपए के बर्तन. बर्तन में तुम इतना घपला कर रहे हो, चाय शक्कर में तो कितना करते होंगे. चाय शक्कर तो समझ ही नहीं आया ना कि आज हमने इतने की सब्जी लाई, आज हमने इतना घी लाया, खत्म हो गया. हाउ विल यू प्रूव दैट, राइट? तो एनीवेज खैर वो तो इन्वेंट्री का पार्ट था, उस पर हमने ज्यादा फोकस नहीं रखा क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं था, वो इन्वेंट्री वाले का एरिया था. हम लोग फिक्स्ड एसेट रजिस्टर चेक करने गए थे, वहां ये पता चला. तो कहने का मतलब क्या है कि फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, जब तक फिक्स्ड एसेट चेक ना हो तब तक पता कैसे चलेगी हमारे पास फिक्स्ड एसेट कितने की पड़ी है. और जब तक ये रियलाइज ही नहीं होगा कि फिक्स्ड एसेट है कितने की, तो हम लोग डिप्रिसिएशन कहां से कैलकुलेट करेंगे. And for that purpose, to do these all things, to complete all these procedures, we have to keep carrying out the multiple activities, and those activities may require the adjustments in the balances of the existing accounts. And for that purpose, due to that, we have the adjustments along with the trial balance. Friends, honestly मुझे सब लोग में से मैं जनरल ओपिनियन लेना चाहूंगा. How many of you are not comfortable with the concepts of final account? Theoretical part. Theoretical part is okay for everyone. Conceptually कितने लोगों को दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है. चलो रीजनेबल नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. Now, why I was asking this is, अगर कंसेप्ट पे सही नहीं है तो एप्लीकेशन सही कभी हो ही नहीं सकता है. जहां तक एडजस्टमेंट्स की बात है कि उसके इफेक्ट कैसे देने हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. डोंट वरी ऑन दैट पार्ट. फॉर एवरीवन, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. सो व्हाई आर वी प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? द बेसिक क्वेश्चन. We prepare the financial statements for the purpose of giving the information to our external users. Who are the external users? जिन लोगों के पास आपके रिकॉर्ड का डे टू डे एक्सेस नहीं है.
जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके बिजनेस में आके ये चेक नहीं कर सकते हैं कि आपकी सेल कितनी, आपकी परचेज कितनी, सेल कैसे ग्रो हो रही है एंड ऑल दैट. सो दे रिलाई ऑन व्हाट? द डेटा दैट यू प्रोवाइड टू देम एंड बेस्ड ऑन दैट दे टेक द डिसीजंस. इसका मतलब यह है कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग आपसे गुड्स खरीद रहे हैं, जो लोग आपको गुड्स बेच रहे हैं, डेटर्स एज वेल एज क्रेडिटर्स, द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और द शेयर होल्डर्स, these all people rely on what you provide in your financial statements. And what do they want to know in your financial statements? What is your profitability? What is your financial position? What is your liquidity position? और इसलिए as per accounting standard 1 disclosure of accounting policies, हम लोग प्राइमरीली 4 स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे कहा जाता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या होती हैं ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट्स which can generally be used by any and everyone. Whomsoever is having the interest in the financial statement, they'll be able to use it. They'll be able to assess it. That's why those are called as general purpose financial statements. अब जब हम इन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला होता है इनकम स्टेटमेंट. द वेरी फर्स्ट दैट वी आर सपोज टू प्रिपेयर इन द जनरल पर्पस The first and foremost thing that we need to prepare in the general purpose financial statements is the income statement, what you commonly call as the manufacturing account, trading account, and profit and loss account. For all practical purpose, when I use the term income statement, when I use the term profit and loss account, it includes the trading account, the manufacturing account and the profit and loss account. किस पर्पस के लिए बना रहे हैं हम लोग, किस लिए बना रहे हैं लोग ये हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स? टू नो, टू ascertain the profit or loss of the business in the given accounting period. कौन तय करता है अकाउंटिंग पीरियड? Generally, the accounting period is decided as per the periodicity concept. क्या कहता है periodicity concept? That you should divide the going concern period of a business into the small spans at the regular interval. अरे भाई क्यों? मान लो आप एक going concern हो. What do you mean by going concern? A continuous business activity. Once you start with a business activity, it is expected to continue for a very long and uncertain period of time. हमें पता नहीं है कि हम लोग कितने साल, कितने दिन, कितने दशक, कितनी सेंचुरीज बिजनेस करने वाले हैं. जब धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टार्ट किया था, at that time he was thinking कि he will keep selling those Kela silk and that's it. From there he moved on to that polymer, from polymer he moved on to refineries, from refineries he moved on to the retail and so on and so forth. In fact, Dhirubhai Ambani did not move to retail, it was Mukesh Bhai who started with telecom and retail. और आज की तारीख में हमारे देश का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट इन रिटेल इज रिलायंस. Correct or not? When Dhirubhai started with this activity at that time, he was not aware that how many years he was going to continue with that business. But that business continues even after Dhirubhai Ambani. Even Mukesh Bhai, Mota Bhai is ready to leave it now. Let Mota Bhai ka Mota Bhai continue that. What is his name? Akash Ambani. आकाश एंड अनंत. संभालने वाला कौन है, आकाश है अनंत है?
सॉरी सर, दोनों में मिल बांट के दे रहे। वेल तो है ना वो बंदा, मैं पेनोरामिक व्यू में कवर करते हैं उसको, सिंगल कैप्चर में वाइड एंगल में लेना पड़ता है उसको। तो बेचारा अपनी बीवी के पीछे इतना छुपने की कोशिश कर रहा था, छुप ही नहीं पाया। तो तिला म्हणतो हे तू पुढं हो, मी मागे थांबतो, मी लपून थांबीन. एवढीशी दिसते बायको. असो. So thing is हाँ, कुछ कुछ चीजें शायद हमारे ऑनलाइन के दोस्तों को समझ में ना आए. हाँ, कुछ लोग हैं. सत्यम तू कहां से रे प्रॉपर? ओके एनीवेज ठीक है, आएगा जब तक उसका रिस्पॉन्ड आए, पता तो चलेगा ना. ऐसे बहुत सारे, पर आई एम सीइंग द नेम्स एज मोहपात्रा, झा, राजपुरोहित, नहीं राजपुरोहित तो ठीक है, यहीं किए हुए. बहुत सारे अलग अलग लेवल के. ठीक है, ये फर्क पड़ता है यूट्यूब पे लेने से, पता ही नहीं होता है कौन बंदा कहाँ अटेंड कर रहा है. वेल तो what has started by Dhirubhai Ambani has continued even now and is going to be continued forever. So if it is the case, दिल्ली से विष्णुप्रिया झा is from बिहार. नहीं, अगली बार सोच समझ के बात करेगा. मैं आज शुरुआत में जो हुआ ना, अगली बार नहीं होएगा. डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट. बंदा वहीं हर्ट हो गया होगा, यार हमारी भाषा के ऐसे क्या उड़ा रहे हो आप. पर बिहारी बात करने में जो मजा आता है ना, सीरियसली. सो इफ it is a going concern, you cannot keep doing the accounting of that going concern forever without knowing the results. और इस वजह से यूपी, एमपी, इंदौर, हैदराबाद, अमरावती, अरे मेरा गांव, हाँ ये देखो, हमें इधर ही बैठा है ना. तू किधर है? हमें पुणे प्रेस्टीज पॉइंट. अब ऋषि नवले तुमने थोड़ी सी ज्यादा आती कर ली. हाँ, न्यूयॉर्क. Okay, anyways. No, I'm happy that there are the people from multiple places who are attending together. This is the beauty of having the online sessions, which was not available earlier, right? But nowadays everything is possible. So that's fine. बस हर कोई अपने अपने गांव, बड़े पते भी लिखोगे. आजकल लोग फोन पे कांटेक्ट करके खुश है, कोई घर पे नहीं आने वाला है. हाँ, लोगों को तो मतलब ऐसे लगता है कि आ ही जाओ घर पे अब. So when I said that there is this business which is expected, इधर की साइड थोड़ी ज्यादा नहीं बात कर रहे हो तुम लोग आपस में? हाँ, इधर के साइड का बैस ट्रेबल बड़ा हुआ था, इसलिए. वो होता है ना ऐसे, वो आजकल सराउंड साउंड वाले जो होम थिएटर आते हैं, एक ही जगह से वो कोई उधर से गोली मार रहा है, उधर एक जगह से ऐसे खटखट आवाज आती है, दूसरी जगह से डिस्क आवाज आ रही है. बंदूक तो इधर चल रही थी, इधर से आवाज कहाँ गई. तो ऐसा कई बार होता है. या फिर वो गाना चल रहा है तो गाना स्टार्ट होता है, फिर एक साइड से छमछम आ रहा है, दूसरे साइड से पै आ रहा है, मतलब ऐसे सराउंड साउंड चल रहा होता है. बंदा परेशान होता है, मैं किधर का सुनूं. वेल, सो वंस अ बिजनेस स्टार्ट, it is expected to continue for a very long and unspecified infinite period of time. जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब. तो अब अगर आपका बिजनेस ये गोइंग कंसर्न है,
तो आप कंटिन्यूस अकाउंटिंग किए जा रहे हो, देयर इज नो यूज ऑफ इट. You have to divide this going concern period at the regular interval. क्यों? अगर आप अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का असेसमेंट रेगुलर बेसिस पे नहीं करोगे तो आपको यह पता नहीं चल पाएगा कि क्या आपके बिजनेस में सही लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही है या नहीं. सर उसमें क्या है फिर, हर 2 साल में, कभी 2 साल में मन करेगा हम 2 साल में क्लोज करेंगे, कभी 6 महीने में मन करेगा हम 6 महीने में प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है ना, कर लेंगे कैलकुलेट, क्या ही दिक्कत है. इफ यू डिवाइड द गोइंग कंसर्न पीरियड इनटू द अनइवन स्पैन्स, अनइवन डिस्टेंस, you will not be able to compare the data from one year to another. So if you want to have the comparative analysis of your financial statements, the going concern period should be divided at the small span at the regular interval as per the periodicity concept, and that's why we follow the concept of 12 months. In India, that starts from 1st of April and ends on 31st March of subsequent year. इसीलिए जब कभी भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, दोज आर जनरली प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडिंग the 31st March of given year. When we are preparing the balance sheet, we write as on the 31st March of the given year. सर ये 31st मार्च ही क्यों, 31st दिसंबर क्यों नहीं हो सकता है, 30 जून क्यों नहीं हो सकता है, सर मेरे बर्थडे वाले दिन क्यों नहीं हो सकता है? हर किसी की अपनी चॉइस होती है. इनफैक्ट हमारे देश में ये अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स चला करते थे. कोई 30 जून को क्लोज करता था, कोई दिवाली टू दिवाली क्लोज करता था, कोई ईद टू ईद क्लोज करता था. And because of that multiplicity of the financial years, the assessment was becoming difficult, and that's why the government brought a common financial year for every business, and that common financial year is what we start from 1st of April and ends on 31st March of subsequent year. Correct है? अब जब ये फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हमको डेटा बनाना है, फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर करके हमको अगर सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है, इसीलिए इसको एक्सटेंड किया गया बाय द मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट आपको क्या कहता है? मैच द एक्सपेंस फॉर द पीरियड विथ द इनकम ऑफ द सेम पीरियड. सो ऑन वन साइड यू हैव अक्रूवल, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं इसलिए वापस से डिस्कस नहीं कर रहा हूं. ऑन वन साइड यू हैव पीरियोडिसिटी. इन दोनों का मिला के एक्सटेंशन कहां पे आया? इन द मैचिंग कंसेप्ट. अक्रूवल कंसेप्ट कहता है जैसे जैसे राइट टू रिसीव ऑब्लिगेशन टू पे अराइज होता जाए, वैसे वैसे रिकॉग्नाइज होते जाना चाहिए. बट दैट अक्रूवल कंसेप्ट डज नॉट टॉक अबाउट द फाइनेंशियल ईयर टू विच इट शुड रिलेट. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि जो इस साल से रिलेटेड है, सॉरी, आप इस साल में उतना ही डेटा इंक्लूड करो जो इस साल का है. और मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? आपके पास जो अक्रूड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैं वो जिस साल से रिलेटेड है उस साल के साथ आप रिलेट करते जाओ. फायदा क्या हुआ कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करके बनते जा रहे हैं या नहीं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू आर एबल टू कंपेयर योर फाइनेंशियल रिजल्ट्स और नॉट. इसके साथ साथ हम एक और कंसेप्ट फॉलो करते हैं कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. What is that consistency concept? That when you are preparing the financial statements, you should follow the same accounting policies from one accounting year to another accounting year. मान लो आपने इन्वेंटरी वैल्यूएशन करने के लिए फीफो ये मेथड फॉलो किया हुआ है. फर्स्ट इन first out for inventory valuation is what you are following. So if in the financial year 2021-22 you are following first in first out as the method, even in the year 22-23 you should be following first in first out only.
क्यों? क्योंकि एक साल में आपने फीफो फॉलो किया, अगले साल में आप वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हो, तीसरे साल में लगता है कि नहीं यार ये दोनों मेथड ही गलत हैं, अपन रिटेल प्राइस मेथड फॉलो करेंगे. In that case, your financials every year are getting affected or not? And if you do not want to get your financials affected, incomparable, you need to follow the same accounting policies from one financial year to another financial year. तो आपका पीरियोडिसिटी कंसेप्ट और आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये अलाउ करता है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपने फाइनल अकाउंट्स को कंपेयर कर पाओ फ्रॉम वन ईयर टू अनदर. इसके साथ साथ हमने एक और कंसेप्ट डिस्कस की हुई है पहले, दैट इज मटेरियलिटी कंसेप्ट. क्या होती है मटेरियलिटी कंसेप्ट? जो चीज आपके यूजर के नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपके यूजर का डिसीजन मेकिंग बदला सकता है, उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को आपने अलग डिस्क्लोज करना जरूरी है. लाइक टेक फॉर एग्जाम्पल, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तुमने जब पिछला अटेम्प्ट दिया, राइट, कई बार घर वाले पूछते रहे बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम टिप टॉप, कोई टेंशन नहीं. घर वाले इतना ही पूछते थे. या फिर कई बार होता था यार तुम्हारे हाथ में कभी बुक नहीं दिखती हमको, तुम सीए कर रहे हो, ऐसा हमको डाउट हो रहा है. नहीं मैं तो रात में पढ़ता हूं. ठीक है, घर में कोई रिलेटिव आ जाए तो घर वाले एकदम हमारे फुल सपोर्ट में, बच्चा सीए कर रहा है, रात रात भर बैठ के पढ़ाई करता है. बाद में पता चला, इंस्टा के एक्टिविटी से पता चला कि इसकी तो इंस्टा स्टोरीज ही ज्यादा बनी हुई है. एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? दैट यू शुड कीप गिविंग ऑल द करेक्ट अपडेट्स टू योर पेरेंट्स और नॉट. Their decision making was affected by your information or not? अब एग्जाम दे के आए, एग्जाम खत्म हो गए, अपने को पता है अपन ने क्या क्या पेला हुआ है. बंदे ने एग्जाम खत्म होते सहित इस उम्मीद में कि अगला 1.5 महीना अच्छा जाना चाहिए, मस्त पेपर गए, कोई चिंता वाली बात नहीं है. देव भलं करेल आपला, भगवान अपने साथ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है. एंड रिजल्ट के 8 दिन पहले मेरे को ना एंजाइटी हो रही है. क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ तो गलत लग रहा है मेरे को. कल मैं ऐसे एनालिसिस कर रहा था पेपर्स का, मैं क्वेश्चन पेपर लेके बैठा था, 3 क्वेश्चन गलत हुए दिख रहे मेरे को. बेटा कोई नहीं, अब 8 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा. नहीं ना, आईसीआई रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर नहीं करी, एक बार का डिक्लेयर करके खत्म करें वो भी नहीं बता रहे. कोई नहीं, तू तो हो जाएगा, हमको तो पता है, तू तो बोल रहा था ना. अच्छा नहीं, पेपर तो अच्छे गए हैं, आंसर्स कितने अच्छे हैं वो पता नहीं. पेपर तो जितने कड़क स्टाइल में आए थे उतने ही कड़क वापस गए. The point is what? The disclosures came before the results itself, which should have come when the studies were going on or not. It is our responsibility to keep giving the material disclosures to the user wherever necessary and which can affect their decision making. इस डर से कि घर वाले मैंने जिसको पसंद किया है उसको पसंद नहीं करेंगे, हम घर वालों को बताते ही नहीं है कि हम किसी को पसंद करते हैं, है ना. सब एग्री ऐसे कर रहे हैं जैसे हर किसी ने किसी को पसंद करके रखा हुआ है. तो सारे यस सर, हमको तो 100% कॉन्फिडेंस है, हमारे घर वाले तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे.
अबे घर वाले पहले यही एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तुमने हमसे पूछे बगैर पसंद किया कैसे। एनीवेज, if I keep this particular topic aside, let's come back to the business and the business financial statements. Look at it from the perspective of business. आपने सैलरीज की पेमेंट की मान लो 50 लाख रुपए की, और आपने टोटल वेजेस पे किए साल भर में 50,000 रुपए के। सैलरीज एंड वेजेस बोथ टेक्निकली आर पेमेंट अगेंस्ट द ह्यूमन रिसोर्सेस और नॉट। एक पसीने के लिए वेजेस, दूसरा दिमाग के लिए सैलरीज। करेक्ट और नॉट? फॉर द फिजिकल वर्क दैट द अमाउंट दैट वी पे इज कॉल्ड एज wages, and for the mental work we pay is called as salaries. Now if salaries and wages both are related to the human resources, one is called as direct expense, the other is called as indirect expense. पर अगर wages का amount salaries के against absolutely चिल्लर है, तो why to show it separately? We can merge these items together and present it together or not? Why? Because wages amount was comparatively immaterial. Even if we would not have disclosed it separately, it does not affect the decision making of the users to the financial statement. जिनको लग रहा है कि ये फालतू चल रहा है, प्लीज गेट आउट। बेटा जब 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है ना, राइट अ नोट ऑन मटीरियलिटी कंसेप्ट, तब हम जो मटीरियली हिलते हैं ना, यार ये 5 तो गए, या फिर उस मटीरियलिटी के अगेंस्ट जो हम लोग फैलते हैं ना मटीरियली, मतलब कुछ पता नहीं है अपने को, फिर भी कुछ तो लिखना है। मटीरियलिटी इज अ कंसेप्ट विच इज वेरी मटीरियल फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, because if the material is not recorded properly, then the trading account will get affected. And as a result of that, the profitability of the business will get affected, which is not correct. It is the responsibility of the business to give the correct information to the users, and if you are not giving the correct information to the user, you will be getting penalized for that. अरे क्या चल रहा है भाई, बंदा एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है, मैं क्यों पेनलाइज हूं यार, मैं तो सिर्फ पेपर चेक कर रहा हूं। This is when I used to check the papers, this used to be the case. एक समय था जब मैं एक एक अटेम्प्ट में 1000 पेपर चेक करता था, और उस समय पे मैं रियलाइज करता था कि बंदे को कितना भी पढ़ा के आ जाओ, फिर भी कोई पेलने वाला जो होता है ना, वो खतरनाक पेलता है। वो पिछले अटेम्प्ट में मैंने एक बैच चालू की थी, एनुअल बैच, उसमें मैंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय इनकम। बंदे ने रिस्पॉन्ड किया, इनकम इज द इनकम दैट मेक्स द पर्सन हैप्पी। 2 दिन बाद में जब पूछ रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस, बंदा सिंपली लिखता है एक्सपेंस इज द एक्सपेंस दैट मेक्स द पर्सन सैड। मैं क्या यार, मतलब ये लेवल की सोच वाले बंदे बैठे अपने पास, राइट? और ये सिर्फ क्लास में नहीं होता, जाके एग्जाम में भी यही पेल के आते हैं। क्यों बनाए आईसीआई ऐसे लोगों को सीए, है ना? सर हम तो नहीं पेल लेते, हमको यहां के बिठाए। अबे तुम पेल के नहीं आए इसलिए तो यहां बैठे हो। जो लिखना था वो तो वो भी नहीं लिखे। सर ऐसा मत बोलो सर, लॉ में बहुत लिखे थे सर। सर लॉ में सप्लीमेंट भी लिए थे सर। सप्लीमेंट, एनीवन हु कुड टेक द सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट सब्जेक्ट ऑफ लॉ 1 2 3 4 5 6 7 8, अबे 1500 रुपए दिए थे आईसीआई को, कितना वसूली करोगे बे? 32 पेज का मेन आंसर शीट होता है, तुम्हारे 32 पेज खत्म हुए, 2 सप्लीमेंट लिए लॉ में। जा जा चरण धोके पी, तेरे को जरूरत है। बोलता है मेरा आधा मेन आंसर शीट नहीं भरा था, फिर भी 27 आए। कितना है तेरे को? छोड़ो ना सर, मत पूछो।
सर सब मिला के सेंचुरी पूरी नहीं हो रही है और आप यहां पे बात कर रहे हो। सेंचुरी हो गई, कितना हुआ? इसे कहते हैं बेइज्जत करने का इनडायरेक्ट तरीका। दो सप्लीमेंट, बाप रे, लॉ में नहीं लगता है वे। तेरा फॉन्ट साइज बड़ा है क्या? राइटिंग, हैंड राइटिंग फॉन्ट साइज बड़ा है? अच्छा, बीसीआर अलग पन्ने पे लिखा था? नहीं ठीक है, नहीं तो भी नहीं लगता, आई डोंट नो। ठीक है, मार्जिन बहुत छोटे किए थे। क्या बात है यार, कितना मिला था लॉ में? कितना? 67। सो यू आर हियर बिकॉज ऑफ अकाउंट्स कि मैथ्स? मैथ्स 67। अबे उठ खड़ा हो, चेहरा दिखा। Who crossed 50 in the subject of law? Other than him, 50 in the subject of law, 50 or above. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा बर्बादी सिर्फ लॉ की वजह से हुई है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, अगर सीपी नहीं मैथ्स। अच्छा, मैं जीबी सर को सेकंड करता हूं इस पॉइंट पे। अगर आपको मैथ्स में कम मार्क है, you check out in rest of the subjects also, you have got lesser marks. You can check out with all due respect. Exceptions may be there, hardly 5% का exception होगा इस मेरे statement को। Otherwise than that, अगर आपको एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं तो जनरली आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी उसी रेंज में मार्क्स हैं। I can make this as a general statement with the exception of only 5%. You check out. अगर आपको एवरेज 40-45 मार्क कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो सारे सब्जेक्ट में आपको उसी रेंज में मार्क्स हैं। अगर आपको 30-35 है, एक हाथ सब्जेक्ट में आपने 60 कर लिए होंगे, 50 कर लिए होंगे, बाकी सब्जेक्ट में अपनी डामाडोल है। तो अगर आप कहते हो कि मेरे को मैथ्स में 37 मार्क मिले थे, 35 मार्क मिले थे, 25 मार्क मिले थे, जो भी XYZ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो दैट सिंपली इंडिकेट्स कि आपको अकाउंट्स में भी लगभग 40 के अंदर है, आपको इकोनॉमिक्स में भी 50 के ऊपर नहीं है। आई कैन ऑनेस्टली से दिस। क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पा रहा हूं मैं? क्योंकि बंदे ने अगर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी की हुई है ना, मैं ऑनेस्टली कहता हूं, और अगर उस बंदे ने लोप साइडेड स्टडी नहीं किया, नहीं मेरे को लॉ बहुत अच्छा लगता है, मैं सुबह शाम लॉ पढ़ाई करेगा, इफ दैट इज द केस, एक्सेप्शन। इफ नॉट तो, और अगर आपने सारे सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब आपने सारे सब्जेक्ट में एवरेज ही लाना है। पर अगर आपका एक सब्जेक्ट टॉप नॉच चल रहा है, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी ऊपर लेके आने की कोशिश करते हो, अपने आप आपके मार्क्स बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे सिंपल तरीका है, नंबर 1, कॉन्कर द सब्जेक्ट दैट ट्रबल्स यू द मोस्ट। जिस सब्जेक्ट से आपको दिक्कत हो रही है, उस सब्जेक्ट को तोड़ के निकालो। मतलब यह नहीं कि बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ के निकालो। बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, अगर सबको, आपको अकाउंट्स में दिक्कत है, अकाउंट्स इतना कड़क कर लो ना भाई, इसमें 80 के नीचे तो आ ही नहीं सकते। स्ट्रैटेजी बना लो। लॉ में दिक्कत हो रही है, 50 तो बनने चाहिए बस, 50 के नीचे की कोशिश नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स में 60-70 बन जाते हैं। रही बात मैथ्स की, स्ट्रैटेजिकली जाओ ना। Do the subjects, do the topics which are good enough in that, and you'll be able to get the score in that as well. Right? तो थोड़ा सा ना, कुछ जगहों पे स्ट्रेटेजी, कुछ जगहों पे मेहनत। Only hard work is not going to work. You need not be a donkey when you are working. You need to be a monkey when you are working. You need to put the efforts in the right direction. Only then you'll be getting what you want. Am I right? चलो वापस आते हैं। तो
भाई इसका मतलब तुमने लॉ का पढ़ना बंद कर दिया अभी? चालू है ना? बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता रहना। हाँ, नहीं तो सोचेगा लॉ बहुत बढ़िया था अपना, अपन 60-70 बन जाएंगे आराम से। प्रीवियस रिजल्ट इज नॉट द प्रूफ ऑफ द नेक्स्ट रिजल्ट, दिस इज म्यूचुअल फंड which is subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing. Right? नहीं, honestly, personal experience है भाई। First attempt 183, 187 CA final, all subject clear. Accounts exam था 62 मार्क। अभी तो क्या एग्जामिशन फाउंडेशन में नहीं होता है, आगे के लेवल पे होता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट ग्रुप 200 टोटल पास, सेकंड ग्रुप 193, ऑल सब्जेक्ट पास, रिजल्ट्स है मेरे पास। Third attempt 198, and for those 2 marks I was required to give the exam again. I passed in the subsequent attempt of course, but point is what? ICAI है भाई, पूरी मेहनत करके जाओगे तो ही तुमको आगे बढ़ाएगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ाएगी। वो बात अलग है कि उस समय और आज के समय में कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आके पूछ ले ऐसे जवाब देता था, पेपर पे उतारना नहीं आता था। देयर इज अ प्रॉब्लम। कंसेप्चुअली देयर वाज नेवर अ प्रॉब्लम, हैंडराइटिंग वाज फैंटास्टिक प्रॉब्लम। हाँ, आप लिखे खुदा बाचे, खुदा भी आके पूछे बच्चे ये क्या लिखा है, राइट? दैट काइंड ऑफ हैंडराइटिंग आई हैड। अभी तो खैर बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज्ड वर्जन है, अभी लिखने के बाद में लोगों को समझ में आता है मास्टर क्या लिख रहा है, एटलीस्ट वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एनी विच वेज कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, लेट्स फोकस अपॉन दैट। तो मैंने कहा व्हेन यू आर अ गोइंग कंसर्न, यू डिवाइड दैट गोइंग कंसर्न पीरियड इनटू द स्मॉल स्पैन एज पर द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फॉलो करने की वजह से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमको कहता है कि जो कुछ भी कंसिस्टेंट, जो कुछ भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो उनको आपने हर साल कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए, ताकि आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स एक साल के दूसरे साल के साथ कंपेयर किए जा सके। फिर आई कंसेप्ट आपकी मटीरियलिटी, जो कहती है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके यूजर को अफेक्ट कर सकती है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन की वजह से आपके यूजर की डिसीजन चेंज हो सकती है, उस सारी इंफॉर्मेशन को क्लियरली कैटेगरिकली अलग से डिस्क्लोज करो। दैट इज व्हाट वी कॉल एज द मटीरियलिटी कंसेप्ट, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जिससे आपके यूजर की इंफॉर्मेशन डिसीजन चेंज हो सकती है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम लोग मटेरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। यही कंसेप्ट है जिसको कंसिडर करते हुए हम लोग कुछ आइटम्स को कैपिटल ट्रीट कर देते हैं, कुछ आइटम्स को रेवेन्यू ट्रीट कर देते हैं। जैसे अब इस क्लासरूम को अगर हमने कंटिन्यूअस बेसिस पे यूज करना है और इस वजह से हमने इस क्लास को अगर रीपेंट करवा दिया, तो रीपेंटिंग करने से इस क्लास की कैपेसिटी नहीं बढ़ जाती है, हालांकि इसकी खूबसूरती बढ़ेगी, बट खूबसूरती से एफिशिएंसी का कोई संबंध नहीं है ना? कि कोई एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सा बंदा दिख रहा है मतलब वो सीए बन ही जाएगा, ऐसा जरूरी तो है नहीं, राइट? एंड दैट्स व्हाई दैट एक्सपेंस व्हिच वी हैव इनकर्ड ऑन द खूबसूरती ऑफ दिस क्लास will be considered as revenue expenditure because it is not increasing the efficiency of that particular asset. वहीं इसके बगल में जो सामने वाला हमारा क्लासरूम है, अपोजिट साइड वाला, अभी कुछ प्लान चल रहे हैं कि वो पीछे वाली दीवार तोड़ के आगे वाली क्लास अंदर ले लेंगे। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो दीवार तोड़ के एकदम बाथटब बिटटब एंड ऑल दैट। वी विल नॉट डू बाथटब बिटटब, बट क्लासरूम तो अंदर लेने का प्लान चल रहा है। अब वो क्लासरूम अंदर लेने से क्या हुआ, वो तोड़ फोड़ रिपेयर रिनोवेशन का जो खर्च आएगा, दैट इज इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ दैट क्लासरूम और नॉट? वो छोटे से बड़ा क्लासरूम हो जाएगा, और जब छोटे से बड़ा क्लासरूम हो जाएगा तो उसमें ज्यादा लोग बैठ पाएंगे, और इस वजह से उस पे किया गया खर्च विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हालांकि अगर वो असेट मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए है और उस पे किया गया खर्च टोटल मिला के, सपोज असेट की वैल्यू 5 करोड़ रुपए और उस पे मैं खर्च कर रहा हूं 5 लाख रुपए का, इवन दो इट इज अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंस, बट इट इज and also increasing the efficiency, but the value involved in that is small, so I can still consider that as revenue or not. And that's why materiality concept is considered as relative, subjective concept.
because materiality from one person to another may be different, from one business to another different, from one situation to another different. That's why materiality is considered as a subjective concept. कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में हम लोग 10 कैलकुलेटर खरीद के आ गए, 500-500 रुपए वाले, ओरिजिनल वाले केसीओ होता ना, केसीओ का कैलकुलेटर। वो पिछली बार शायद बताया था, कुछ बंदे बैठे हैं यहां पे, वो एक स्टेशनर के यहां कोई लड़की चली गई, उसको पूछने लगी कि भैया कैलकुलेटर है, बंदा कहता है कैसी हो, ये बोलती है मैं ठीक हूं, आप कैसे हो। सर अरे वो ब्रांड पूछ रहा है, तू हाल बता रही है। सो एनी विच वेज अब 500 रुपए वाले 10 कैलकुलेटर आ गए, 5000 रुपए के कैलकुलेटर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में आ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में ये रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाला आइटम है। 5000 रुपए के जो कैलकुलेटर है, चलेगा 5-5 साल तक। हर बंदा जैसे कैलकुलेटर आता है, सबसे पहले अपने अपने नाम लिखते हैं, जिसको जिसको जिस जिस डिपार्टमेंट में अलोकेट होता है ना, वो मार्कर से उस पर अपना नाम लिखता है, फिर एक दूसरे के मेरा कैलकुलेटर लेके घूम रहा है। एक्चुअली ऑफिस में ऐसा होता था, झगड़े होते थे कैलकुलेटर को लेके, स्केल पट्टी को लेके झगड़े। आजकल तो ठीक है, कोई फुट पट्टी यूज नहीं करता है, क्योंकि सारा कुछ प्रिंट आउट के तौर पे आता है। पहले मैन्युअली हम लोग ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाया करते थे, उस समय बड़ी गड़बड़ होती थी। तो एनी विच वेज कहने का तात्पर्य यह है कि 5000 रुपए के आपने कैलकुलेटर खरीदे, कैलकुलेटर की लॉन्ग टर्म लाइफ है, पर फिर भी उसे हम लोग रेवेन्यू ट्रीट करते हैं। क्यों? वैल्यू इन्वॉल्व इज चिल्लर। पर वही चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर उसको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, तो उसे अपने ICAI को, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को फीस पे करनी होती है, मेंबरशिप फी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फी, COP एंड COM फी। सालाना फीस कितनी? 4600 रुपया, नहीं 5800 हो गया फेलोशिप के लिए, 5800 रुपया सालाना फीस टू कंटिन्यू द प्रैक्टिस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, टू कीप यूजिंग द नेम एज FCA मनीष तरडेजा। वी हैव टू पे द फीस। मेरे को तो उससे भी आधी देनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फी, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप फी अगर पे कर रहा है, तो दैट पर्सन विल बी डिस्क्लोजिंग इट सेपरेटली एज अ सेपरेट आइटम। क्यों? क्योंकि he has to keep proving that he has paid that fees and that's why he is able to continue with this practice or not. किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अगर एग्जांपल ले ले, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ठीक है, थोड़ा छोटा एग्जांपल हो गया, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होती है, वो तो डिस्क्लोज हुई भी तो किसको पता चलेगी ये क्या सही है क्या गलत है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो नहीं, दर्द इस बात से नहीं होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ब्लैक व्हाइट सारा पता होता है। दर्द इस बात का होता है कि तेरे को ब्लैक का व्हाइट करना है तो CA के पास चला जाए, हो जाएगा। हाँ, ये गलत है। ओपनली डिस्क्लोज मत करो ना यार। वेल, तो हमारे ट्रेड सीक्रेट है कुछ। एनीवेज, द पॉइंट इज व्हाट, कि कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मान लो, टेक द एग्जांपल, वो तुम्हारी कौन है, नमिता गुप्ता, क्या नाम, थापर, शुगर वाली, एमक्योर वाली ना, शुगर वाली तो कोई और है ना, विनीता सिंह। तुमको क्या लगता है कि ये विनीता सिंह, नमिता थापर, इनको फॉलो करके अपन भी शार्क हो जाएंगे? अबे पहले शार्क तो हो, बाद में शार्क की बात करना। हाँ, तो कहानी ये है कि ये एमक्योर फार्मास्यूटिकल नाम की जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इफ दे वांट टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग देयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दे नीड टू पे द ड्रग लाइसेंसेस फॉर दैट। एमक्योर फार्मा का टर्नओवर इज समवेयर अराउंड 25 to 30,000 crore rupees per year only. बंदे इतने खुश होते हैं ना, बड़े बड़े फिगर सुनते हैं ना। सर, वी लव बिग फिगर्स, यू नो। सो 25 to 30,000 crore का टर्नओवर, इन्होंने सालाना फी, ड्रग लाइसेंस की फी देनी है, मान लो 5 करोड़ रुपए। स्टिल दे नीड टू डिस्क्लोज इट सेपरेटली। Why? If they want to prove that they have legally produced all the material that they have done, they'll be required to give the information related to that or not. तो भले ही अमाउंट कम है, फिर भी उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है या नहीं? That's what the materiality concept says.
that you need to keep disclosing the information based on the impact on the decision making of the user. Is it point right? And last but not the least, that is the realization concept. आपके assets की market value भले ही बढ़ गई हो, फिर भी आप उन assets को अपने books में उनकी book value पे ही present करोगे. क्यों? क्योंकि जो आज आपकी assets की market value बढ़ चुकी है, वो बढ़ी हुई value आपको अब तक मिली नहीं है, या आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हो. दैट इज कंसिडर्ड एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स. व्हाट यू कैन डिस्क्लोज्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ वही प्रॉफिट डिस्क्लोज हो सकता है जो आपने एक्चुअली रियलाइज किया हो, जो आपने रिकवर कर लिया हो. अगर आपने कोई प्रॉफिट अब तक रिकवर नहीं किया है, या कोई प्रॉफिट आपको रिकवर करने का हक नहीं है, तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आ सकता है. मान लो आपके पास कोई लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड था जो आपने 5 करोड़ में खरीदा, आज उसकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए हो चुकी है. इवन दो द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 10 करोड़ रुपीज, इवन आफ्टर दैट यू विल कीप डिस्क्लोजिंग दैट प्लॉट ऑफ लैंड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट 5 करोड़ रुपीज. व्हाई? बिकॉज द एक्सेस अमाउंट, द सरप्लस अमाउंट ऑफ 5 करोड़ इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. कब रियलाइज्ड गिना जाएगा? जब उस प्लॉट ऑफ लैंड को आप मार्केट में बेचोगे, भले आपने कैश में बेचा हो या क्रेडिट पे बेचा हो. अगर आपने उधार पे बेचा हुआ है कि 2 साल बाद आपको पैसा मिलने वाला है, पर मिलने वाला है ना, आपका एग्रीमेंट हो गया ना. मान लो आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, शेयर्स खरीदे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज मार्केट टूटा हुआ था, आपने 2150 रुपए में रिलायंस खरीद लिया. 2 दिन बाद मार्केट वापस रिकवर हो गया, एकदम जल्दी से उभर के बाहर आ जाता है. मार्केट उभर के बाहर आ गया, रिलायंस का प्राइस 2350 रुपए, आपने खरीदा 2150 रुपए में, 200 शेयर खरीद लिया. 200 शेयर पे 200 रुपए के हिसाब से 3 दिनों में आपको प्रॉफिट हुआ करीब करीब 40,000 रुपए का. ये 40,000 का प्रॉफिट आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते हो अगर आपने रिलायंस के वो 200 शेयर बेचे नहीं तो. अगर आप रिलायंस के वो 200 शेयर 2350 में बेच देते हो, आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने शेयर बेच दिए तो आपको पैसा रिकवरेबल बन जाता है, मतलब 200 रुपए आपका प्रॉफिट रियलाइज्ड गिना जाएगा. And the realization concept says that you cannot disclose the profits into the books of accounts which are not yet realized. समझ आया concept? Are the concepts good for everyone? Tomorrow I'm going to talk about the formats of the financial statements and the sources of preparing the financial statements. And of course, we will immediately start with the adjustments as well. That's it for the day. Thank you very much. Bye-bye.